नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के 20 साल के सफर पर बयान जारी किया है। नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब से अब तक सरकार प्रमुख के रूप में वे एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का विश्वास जीता है। मोदी कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 8,575 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेट्रो कॉरिडोर से 24 परगना और हावड़ा जिले में रहने वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा और करीब 8 लाख लोग रोजाना इससे सफर करेंगे। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच भारत सरकार ने सौर मिसाइल को बेड़े में शामिल करने और तैनाती की मंजूरी दे दी है। सौर मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की गई B-5 मिसाइल का भूमि संस्करण है। सौर मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। इस मिसाइल का विकास DRDO ने किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मॉरिस पायने के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर और पायने क्वाड मंत्रियों की बैठक के लिए इस समय टोक्यो में है। क्वाड 4 देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रैपिड एक्शन फोर्स के 28वें स्थापना दिवस RAF के कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की आपात स्थिति में आप ही नागरिकों के लिए आशा की पहली किरण होते हैं। आपको बता दें कि RAF का गठन खास तौर पर दंगे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए किया गया था। दिल्ली के शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़क रोकने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है। शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक स्थानों को अवरुद्ध करने को लेकर फैसला सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में मुकेश साहनी की वीआईपी से गठबंधन की जानकारी दी है। बता दें कि एनडीए में जदयू को 122, बीजेपी को 121 सीट मिली है। जदयू ने अपने खाते में से हमको 7 सीटें दी हैं, जबकि बीजेपी ने वीआईपी को 11 सीटें दी हैं। चीन ने लद्दाख के बाद पहली बार तिब्बत बॉर्डर पर सैन्य सामग्री बढ़ाना शुरू कर दिया है। तिब्बत के नगारी क्षेत्र में विवादित सीमा के करीब चीन ने अपने सैनिकों के लिए नए आधुनिक बैरक और भारी तोपखाने बना दिए हैं। इसके अलावा चीन ने बॉर्डर पर स्थायी बैरकों का भी निर्माण कर लिया है, ताकि सेना को लंबे समय तक रोका जा सके। हाथरस कांड पर यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हाथरस के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। एक तरफ सरकार विकास के काम में लगी है, वहीं ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। सीएम ने कहा कि हाथरस में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। हम किसी भी तरह की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने गए आप विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कुलदीप ने 29 सितंबर को घोषित किया था कि वो कोरोना संक्रमित हैं। इसके बावजूद पृथकवास के नियमों को तोड़ते हुए वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए हाथरस गए थे। हाथरस पीड़िता के परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में परिवार को सुरक्षा देने का भरोसा दिया था, जिसके बाद अब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 2 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए गए हैं। घर में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। पीड़िता के परिवार के घर के बाहर PAC के जवानों की तैनाती की गई है। हाथरस मामले को बढ़ावा देने के लिए होने वाली फंडिंग पर ईडी ने बड़ा दावा किया है। ईडी को अपनी शुरुआती जांच में जानकारी मिली है कि हाथरस के बहाने जाति हिंसा फैलाने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। इसमें मॉरिशस के 50 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। वहीं ईडी कई लोगों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम ओ पनीर सेल्वम ने कहा है कि मौजूदा सीएम के पलानीस्वामी 2021 चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अन्ना द्रमुक के समन्वयक पलानीस्वामी ने 11 सदस्यीय संचालक समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें मंत्री डिंडुगुल श्रीनिवासन P थंगामणि और SP बेलूमणि शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बनाने के लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। करार के साथ ही 2023 में उड़ान शुरू होने की उम्मीद दोगुनी हो गई है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्रेस वार्ता हुई। इसमें कई देशों के मीडिया प्रतिनिधि भी शामिल रहे। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। एक बार फिर अमेरिका ने इस तनाव के पीछे की वजह चीन को बताया है। अमेरिका ने कहा है कि हिमालय में तनाव का कारण चीन का इस क्षेत्र में आक्रामक रवैया है। आपको बता दें कि दोनों ही देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कई दौर की असफल बातचीत हो चुकी है। चीन में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे सलूक की करीब 40 देशों ने आलोचना की है। इसके अलावा हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इन देशों में अधिकतर पश्चिमी देश शामिल हैं। इन्होंने खासकर शिनजियांग और तिब्बत में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किए जा रहे व्यवहार पर सवाल उठाए हैं।
मोदी की तपस्वी रही गणुचट्टी अब केदारनाथ धाम से जुड़ने जा रही है। इसे पुनर्निर्माण योजना के कार्यों के तहत जोड़ा जाएगा। इसके लिए केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। ये पुल मार्च 2021 में लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि मोदी ने यहाँ 80 के दशक में 1.5 माह तक साधना की थी। केंद्र की नई शिक्षा नीति पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति अधिक कारगर साबित होगी। इसलिए केंद्रीय नई शिक्षा नीति के हर पेज के नियम और प्रावधान को राजस्थान में लागू किया जाएगा। में बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों में देखने को मिला है। विश्वविद्यालय ने यूजी की फाइनल और पीजी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा आज फिर रद्द कर दी है। इसके निरस्त करने की वजह बिजली का संकट बताया गया है। दरअसल हड़ताली कर्मियों ने बिजली काट दी थी। पालघर मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में बताया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, जबकि 2 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेजा गया है। इसके अलावा 15 पुलिसकर्मियों पर वेतन कटौती के साथ ही जुर्माना लगाया गया है। 252 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर लगाई गई याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि सार्वजनिक नोटिस जारी करके 1 महीने का वक्त लगाने के कारण स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने वालों की तकलीफ और बढ़ जाती है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 नवंबर को होगी। रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को एनसीबी झटका देने की तैयारी में जुट गई है। एनसीबी ने कहा है कि रिया को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा है कि इस केस में कानून से जुड़े कई तरह के सवाल हैं, इसलिए एनसीबी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीटों की बाजी मारने वाले जीतन राम मांझी को झटका लगा है। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र मुन्ना ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र मुन्ना चुनाव में पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन मांझी ने मुन्ना को टिकट नहीं दिया। इससे नाराज होकर धीरेन्द्र मुन्ना ने पार्टी छोड़ दी है। यूपी सरकार ने अयोध्या नगर निगम के क्षेत्र में और विस्तार करने का फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि निगम की सीमा को बढ़ाने के लिए गोंडा और बस्ती का क्षेत्र मिलाया जाएगा। इसमें अयोध्या के 154 गांव, गोंडा के 63 गांव और बस्ती के 126 गांव नगर निगम में शामिल होंगे, ताकि श्री राम मंदिर का क्षेत्र और भव्य हो सके। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की ज्ञान वापी मस्जिद मामले में जिला कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड पर जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने कहा है कि निगरानी याचिका में मियाद अधिनियम के तहत माफी मिलेगी और आवेदन भी स्वीकार होगा। इसके बाद कोर्ट ने आवेदन स्वीकार किया और 3000 का जुर्माना लगाया। मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हिमाचल के मंत्री सुरेश भारद्वाज को कोरोना हो गया है। मंत्री के साथ ही उनकी पत्नी, बेटा और बेटी को भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंत्री और उनके पारिवारिक सदस्यों को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मंत्री महात्मा गांधी की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसमें सीएम जयराम भी शामिल हुए थे। राजस्थान विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष द्रोण यादव अमेरिकी चुनाव को समझने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। द्रोण ने अमेरिका के शिकागो में ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पित्रोदा से मुलाकात की। इस दौरान द्रोण और पित्रोदा के बीच अमेरिकी चुनावों और कोरोना, वर्ल्ड इकोनॉमी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। यूपी के बलरामपुर मामले में पीड़ित परिवार ने डीएम से मुलाकात की। इस दौरान डीएम को सीएम योगी के नाम 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें दोषियों को फांसी की सजा दिलाने, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी आवास, पट्टे की जमीन, पीड़ित के भाई को सरकारी नौकरी और परिवार को एक शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की गई है। पाकिस्तान के सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए मोर्टार दागे हैं, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। रक्षा प्रवक्ता ने बताया है कि पाकिस्तान ने आज सुबह बारामूला जिले के उरी सेक्टर में बिना उकसावे के मोर्टार दागे और अन्य हथियारों से गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई एडवांस परीक्षा में टॉप करने वाले 3 कैंडिडेट्स को फोन कर बधाई दी है। इस क्रम में शिक्षा मंत्री ने ऑल इंडिया टॉपर चिराग फलोर, भुवन और वैभव को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने सभी को देश में उपलब्ध तमाम रिसर्च योजनाओं के बारे में भी याद दिलाया। दुनिया भर में कोरोना महामारी को लेकर विश्व बैंक ने चेतावनी दी है। विश्व बैंक के अनुसार 2021 तक कोरोना के कारण कम से कम 15 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी श्रेणी में चले जाएंगे। विश्व बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विश्व बैंक ने कोरोना से उत्पन्न हुए हालातों पर चिंता जताई है। पूर्वी लद्दाख के बाद चीन अब साजिश रचने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पीओके में चीन की मदद से पाकिस्तान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की साइट्स का निर्माण कर रहा है।
खुफिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक LOC के पार कई स्थानों पर निर्माण की गतिविधियां देखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के दागी नेताओं के मुकदमे को तेजी से निपटाने के लिए अदालतों को सुविधाएं देने की मांग की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कई हाईकोर्ट ने मांग की है कि लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो इस बारे में फैसला ले और बताए कि इसके लिए कैसे फंडिंग की जाएगी। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का नाम आने के बाद पहली बार सैफ अली खान ने चुप्पी तोड़ी है। सैफ अली खान ने कहा है कि उनका ड्रग्स और सारा मामले से कोई लेना देना नहीं है। जब से बेटी सारा का नाम आया है तब से सैफ अली खान सारा से खफा हैं। इसी के चलते वो अपने बेटे तैमूर और पत्नी करीना के साथ दिल्ली आ गए हैं। यूपी के बांदा जिले से बीजेपी विधायक राजकरण पर हमला करने का मामला सामने आया है। विधायक ने हमला करने का आरोप शराब माफिया पर लगाया है। विधायक ने कहा है कि वो नारायणी के कबीर मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। इसी दौरान शराब माफिया के लोगों ने उन पर हमला किया और जान से मारने की कोशिश की। बिहार चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र प्रसाद अपना नामांकन करने अनोखे अंदाज में पहुंचे, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। रविंद्र प्रसाद यादव पालीगंज विधानसभा सीट पर नामांकन करने भैंसे पर सवार होकर पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थक पैदल चल रहे थे। रविंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि यहाँ की जनता हमें सेवा करने का मौका जरूर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी है। डेमोक्रेट्स के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बिडेन ने डिबेट रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अभी भी कोरोना से पीड़ित हैं, इसलिए वो दूसरी डिबेट में ट्रंप के शामिल होने का विरोध करते हैं, जबकि ट्रंप दूसरी डिबेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। गहलोत सरकार ने एक बार फिर सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट के मैनेजर के खिलाफ पुलिस द्वारा IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साइबर थाने के SHO बिना पायलट की अनुमति के उनके घर पहुंचे और उनके मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह का बयान दर्ज किया। कोरोना महामारी के बीच कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माने की राशि घटा दी है। इसको लेकर अब शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए की जगह 250 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपए की जगह अब केवल 100 रुपए का भुगतान करना होगा। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में असम के पूर्व DIG PK दत्ता को हिरासत में लिया गया है। असम पुलिस ने बताया कि PK दत्ता को भारत नेपाल सीमा से पकड़ा गया है। दत्ता की गिरफ्तारी के लिए असम CID ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। इसके पहले पुलिस ने दत्ता के बेटे और दामाद को भी गिरफ्तार किया है। देश की प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से चलने जा रही है। ये ट्रेन दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई और वाराणसी, इंदौर के बीच चलेगी। वहीं रेलवे इन ट्रेनों के टिकट की बुकिंग 8 अक्टूबर से शुरू करेगा। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन में पैकेट बंद खाना मिलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों से अमेरिका में नौकरी करने वाले को झटका देने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि बाहरी लोगों के लिए वीजा नियमों में बदलाव किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कोरोना के चलते अमेरिकी लोगों को नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए बाहरी लोगों को रोकने के लिए वीजा नियम सख्त किए जाएंगे। बीजेपी के युवा मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। वे यहाँ ममता बनर्जी के विरोध में CM ऑफिस का घेराव करेंगे। बीजेपी यूथ ने इस घेराव को नबना चलो नाम दिया है। इसमें युवाओं के लिए न्याय की मांग करेंगे। इस घेराव की अगुवाई सांसद तेजस्वी सूर्या करेंगे। यूपी के भदोही में तैनात CDO विवेक त्रिपाठी का कोरोना से निधन हो गया है। विगत दिनों विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद से ही CDO का लखनऊ PGI में इलाज चल रहा था। यहाँ उनकी तबीयत में सुधार होने के बजाय बिगड़ती गई है। इसके बाद आज उनका कोरोना से निधन हो गया है। मोदी सरकार ने दिनेश कुमार खारा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। दिनेश खारा का चेयरमैन के तौर पर कार्यकाल आज से शुरू हो गया है। खारा इस पद पर अगले 3 साल तक रहेंगे। दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मौजूदा चेयरमैन रजनीश कुमार की जगह लेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के पहले इंदौर में 50 लाख से ज्यादा की नकदी पकड़ी गई है। SST ने संदिग्ध हालात में एक कार से ले जाई जा रही इस नकदी को पकड़ने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि चुनावी खर्च के लिहाज से संवेदनशील घोषित किए गए इस क्षेत्र में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश उपाध्यक्ष के बाद पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी लोजपा में शामिल हो गई हैं। लोजपा अध्यक्ष राज पासवान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उषा विद्यार्थी पटना के पालीगंज विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। इसके अलावा वो बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य भी हैं। कोरोना संक्रमण के कारण घाटे में चल रहे उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड को उबारने के लिए अंबानी बंधु आगे आए हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र
व मंदिर समिति के सदस्य अनंत व आकाश अंबानी ने बोर्ड को 5 करोड़ 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। इससे बोर्ड को अपने कर्मचारियों को वेतन देने में काफी मदद मिलेगी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा कृषि कानूनों के विरुद्ध देवीदासपुर के रेल ट्रैक पर धरना 14वें दिन भी जारी है। कमेटी के महासचिव ने कहा है कि जब तक केंद्र इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान रेल ट्रैक पर धरना जारी रखेंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वो बड़े व्यापारिक घरानों के उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए आगे आए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को ही खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी विदेशों की ओर बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि आज भी जो लोग शीर्ष पर बैठे हैं वो खुद मूल रूप से विदेशी हैं। नरोत्तम मिश्रा का ये बयान कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान के बाद आया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।